जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसके प्रति आप सीरियस हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें होती है उसका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव के पॉलिटी सब्जेक्ट को डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें संसदीय समिति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली कब शुरू हुई थी। तो ये हुई थी 1991 में शुरू हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया। तो ये संसद के नियमित समिति के सिफारिश पे इसको शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 में कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया। तो ये उस समय 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया। संसद के कितने प्रकार की समितियाँ होती है। तो संसद में अस्थायी समिति और तदर्थ समिति यानी कि उपयुक्त दोनों प्रकार की समितियां होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है। तो इसमें जो ये प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियमित समिति यानी ये सभी क्या है, अस्थायी समिति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है। तो जो प्रवर समिति है ये तदर्थ समिति है। किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। तो प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है। तो ये लोकसभा की ये समिति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति होती है। प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है। तो प्राक्कलन समिति का कार्य देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना और संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त। ये बी और सी दोनों सही है। प्राक्कलन समिति के सदस्य, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा के सदस्य में से ही चुने जाते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अगला है, लोक लेखा समिति कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य, तो जो लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं ये संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति में तो लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुन के जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय समिति में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखने वाले कुत्ते का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। तो ये लोक लेखा समिति कार्य करती है। अगला प्रश्न है, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। तो यह है लोक लेखा समिति। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करता है। तो लोक लेखा समिति ये रिपोर्टों का ये समीक्षा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषयगत समिति है। तो जो विषयगत समिति है ये कृषि समिति भी विषयगत समिति है, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये सभी क्या है, विषयगत समिति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो इसमें ये जो निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो उपयुक्त सभी, यानी कि सरकारी उपक्रम में भी लोक लेखा समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति यानी उपयुक्त सभी में ये लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का
सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है। तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम में कोई भी इसका जो सदस्य होगा कोई भी मंत्री नहीं हो सकता, यानी उपयुक्त सभी में से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदन अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है ये नियम समिति का पदन अध्यक्ष होता है। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो ये संख्या कोई निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो 20 और 10 होते हैं। लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। संसद के समितियों के सदस्य, तो संसद के समितियों के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों की मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य है? तो संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक पर समीक्षा परीक्षण करना, यानी कि उपयुक्त सही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त समिति संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में 45 सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है, तो ये होती है 30 और 15, यानी मिल के ये दोनों हो जाते हैं 45। अगला प्रश्न है, कुल 17 संसदीय समिति में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं? तो 11 समितियां होती है, उसमें से उसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त प्रवर समिति के 45 सदस्य होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों की क्रमशः संख्या कितनी होती है? तो ये 30 और 15 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो ये करती है कार्य सलाहकार समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को ये प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है संसदीय समिति और इसका है ये कार्य। तो जो प्रवर समिति है, तो प्रवर समिति वित्त की समीक्षा करना एवं परिवर्तन का सुझाव देती है। लोक लेखा समिति सरकारी पैसा का सही ढंग से खर्च हुआ इसका ये जांच करती है। और जो प्राक्कलन समिति है, तो ये प्राक्कलन समिति बजट के विभागीय व्यय की जांच करती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 का 2, बी का 3 और सी का 1। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो जो लोक लेखा समिति होती है वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। निम्न में से कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसका अंग नहीं है। प्राक्कलन समिति के सदस्य, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा में चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो ये प्राक्कलन समिति के लिए ये मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, यानी कि ये तीनों क्या है? भारत में संसद की वित्तीय समिति है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए सर्वोच्च न्यायालय से जितने भी क्वेश्चन है, बनने वाले क्वेश्चन है, उसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 में उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को ही माना जाता है और यही उसकी व्याख्या करता है और रक्षा भी करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय होता है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी स्टार्टिंग में? तो 7 और मतलब कि न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो वर्तमान में ये संख्या 33 है, यानी कि 33 ये न्यायाधीश हैं और एक सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि सभी मिलके इनकी संख्या 34 हो जाती है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति संसद के पास है, यानी संसद चाहे तो इनकी संख्या में वृद्धि कर सकती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, तो ये जरूरी नहीं है। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वह एक परंपरागत विधिवेता हो, तो इसमें से कोई सही नहीं है, यानी इसका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो ये परामर्श सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो ये है फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में भी है, उच्च न्यायालय में भी है और जनपद एवं सत्र न्यायालय में भी, यानी कि इनमें से सभी में है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गण पूर्ति नहीं होती, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या जब कम हो जाती है तो उसके लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति पर प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो लगभग 10 वर्षों तक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो ये 65 वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि 56, 60, 58, यानी इसमें से कोई नहीं है, वो 65 वर्ष तक करता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन है इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो ये है कदाचार और असमर्थता, यानी इन दोनों के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद के किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव करके इसको पारित करके हटा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? तो पदच्युत का जो आदेश है वो राष्ट्रपति जारी करता है। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो वो जस्टिस रामास्वामी थे, यानी कि पहली बार इनके खिलाफ पेश किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह 2,80,000 वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख प्रति माह मिलता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने मुख्य न्यायाधीश का काम किया है और बाद में राष्ट्रपति भी ये बने हैं। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
तो ये संसद को प्राप्त है। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 में यह अनुबंधित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी इस पर किसी का दबाव नहीं है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों में किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, तो उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया अनुच्छेद 143 में। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ये केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। तो ये यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो या उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, यानी ऑप्शन इसका ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है, जिसको जुडिशरी रिव्यू भी कहा जाता है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है, तो वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? तो दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद को दाखिल नहीं किया जा सकता है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी दायर, यानी कि उपयुक्त दोनों में दायर किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। अगला प्रश्न है, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो ये आरंभिक अधिकारिता कहलाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो उसको अधिकार परीक्षा रीट कहा जाता है। लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो लाभ का पद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के जो केस था उसी में इसको परिभाषित किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो इसका सही आंसर है तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है, यानी ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो इस आयोग का अध्यक्ष केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशव भारती के मामले में इसको प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है,
किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? तो इसका सही आंसर है केशवानंद भारती वाद में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो वाईवी चंद्रचूड़ ये सर्वाधिक अवधि तक पदस्थ रहे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो ये कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक आसीन रहे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो ये थे HM हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया है? तो ये थे AN रे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकारिता में आते हैं? तो इसका सही आंसर है मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन है, परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, और परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्याप्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। यानी कि 2 और 3 क्या है? सही है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये थी इंदु मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे या न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस समय PN भगवती मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्षों का एडवोकेट वो होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर उनको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है, यानी कि उसके बाद कोई न्यायालय नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई महिला आसीन नहीं रही है। अगला प्रश्न है, डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालय को मानने होते हैं? तो ये जो भारत का उच्चतम न्यायालय होता है इसका फैसला भारत के सभी न्यायालयों को मानना होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संचित निधि से आहरित यानी संचित निधि से इनको दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो देख लेते हैं इसके जो कथन है उसको। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, एकदम से ये आते हैं। संसद के किसी भी सदन या राज्यों के विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये नहीं आती है। वहाँ की ये जो उच्च न्यायालय होती है उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, तो ये आती है। 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद।
हाँ, ये 4 यानी 2 और अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद है ये उच्चतम न्यायालय के अधीन आती है। भारत सरकार तक किसी संघ राज्य ये नहीं आती है। यानी इसमें सही है 1 और 4। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। अगला टॉपिक है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है उसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। देश में 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 1079 है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो भारत के सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो सबसे बाद में जिसकी स्थापना हुई है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। बम्बई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना वर्ष कब है? तो इनकी स्थापना वर्ष 1862 है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं? तो ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। भारत के किन 2 संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र व गोवा का साझा उच्च न्यायालय है। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ बम्बई, मद्रास और कोलकाता में। किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो ये भारत के उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा किए गए थे। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो गोवा राज्य बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अगला प्रश्न है, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कोलकाता पे है। लक्षद्वीप शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना रांची में की गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है उच्च न्यायालय और उसका मूल स्थान। तो राजस्थान उच्च न्यायालय, तो ये हो जाएगा जोधपुर। उड़ीसा उच्च न्यायालय, तो उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में है। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद और केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो इस घटाने और बढ़ाने का अधिकार संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो ये परामर्श सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करता है और संबंधित राज्य के राज्यपाल से करता है। यानी उपयुक्त सभी से ये परामर्श करके ही न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है,
उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो 2 वर्षों के लिए कर सकता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम न हो, 62 वर्ष से कम हो, उसने भारत के क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या तो 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, यानी उपयुक्त सभी, ये क्या हो जाएगी? उसके लिए अर्हताएं हो जाएगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता का शपथ लेता है? तो ये राज्यपाल के समक्ष अपने पद और गोपनीयता का शपथ लेता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो इसके आचरणों पर बहस इनमें से कहीं नहीं, यानी कि न संसद में की जा सकती है, न विधानसभा में, न ही लोकसभा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायाधीश से दूसरे रूप में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ये भारत के राष्ट्रपति में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष बहुमत से पारित संसद में प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो कदाचार और असमर्थता के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? तो मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख और अन्य सदस्य को 2,25,000 मिलता है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन से निधि पर भारित होती है? तो ये संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश की कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो ये 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये अन्ना चंडी थी। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये लीला सेठ है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों की प्रावधान संविधान में है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। मौलिक अधिकार को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो ये उपयुक्त सभी, यानी कि अधिकार परीक्षा, परमादेश या प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण, यानी कि 5 प्रकार की रीट होती है, तो 5 को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और परमादेश। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायिकाओं के विरुद्ध उत्प्रेषण रीट तब जारी कर सकता है जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो, यानी कि उपयुक्त सभी में ये जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो ये संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, संवैधानिक और मौलिक अधिकार के अंतर्गत, यानी कि उपयुक्त सभी के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो अधीनस्थ न्यायालय को अधीक्षण करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, सही है। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है, ये गलत है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये गलत है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित कर सकते हैं, तो ये सही है।
यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4। अगला प्रश्न है, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ये गुवाहाटी है। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? तो इसका सही आंसर है वह सर्वोच्च न्यायालय के में वकालत कर सकता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि वह असंवैधानिक है? तो केरल के उच्च न्यायालय ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल में ये गलत है, यानी कि वो जबलपुर में है, तो ये क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु में है, सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है, सही है। केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम है, ये भी सही है। इसमें गलत चुनना है तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो वित्तीय आपात के समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन में कमी की जा सकती है। अगला, बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा राज्य या संघ शासित क्षेत्र आते हैं? तो इसमें महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, यानी कि ये तीनों आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट का इसका नाम संपुंज है, मान संपुंज है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यानी कि जो मोबाइल कोर्ट है इसका सबसे पहले शुरुआत APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना ने ऐसा समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य यानी संघ शासित राज्य शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति समान है। तो सही है। उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी न्यायालय या किसी पदाधिकारी के समक्ष अधिवाचन नहीं कर सकता है। ये क्या है? गलत है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें कथन है और कारण है, तो इसमें देखना है कौन सही है और कौन गलत है। भारत के प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। तो ऐसा नहीं है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित रहे, लेकिन 25 ही उच्च न्यायालय हैं, तो ये सही नहीं है। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, तो ऐसा प्रावधान है, तो ये क्या है? सही है। यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये गलत और आर सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत के किसी उच्च न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन का कार्य नहीं कर सकता है। तो अभिवाचन का कार्य नहीं कर सकता है, ये उच्च न्यायालय के द्वारा, ये नहीं, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाके कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायिक पद धारण नहीं किया हो। तो ये भी क्या है? गलत है। तो इसमें देखना है कि कौन से सही है। तो इसमें कोई सही है ना, एक सही है और नहीं 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये किसी के द्वारा, यानी कि जो उपस्थित इसमें जो ऑप्शन है इसमें किसी के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसका डी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय में के अधिवक्ता के रूप में वकालत के अनुभव होने चाहिए? तो इसका सही आंसर है 10 वर्षों की अनुभव होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में लाया गया? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आया।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है। भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? तो भारत के 2 संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के लिए अधिकारिता क्षेत्र में आता है? तो इसका सही आंसर है मूल अधिकारों का संरक्षण। यानी मूल अधिकारों के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को समान अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय है? तो भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग राज्यपाल, उसके बाद जितने भी जो टॉपिक्स है उसको डिस्कशन करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और इससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अपने दोस्तों, स्टडी जो ग्रुप होगा दोस्तों का, उसमें भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।